पास सम लिखा हुआ है वो इस तरीके का कि मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड is always greater than or equal to modulus of z upon mod of z minus 1. Prove that. ये जो भी लिखा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे प्रूव करना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है उसका मॉडुलस अगर निकाला जाए तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1, इस पूरे का भी मॉडुलस। ठीक है, तो सवाल तो सीधा सा लिखा हुआ है और क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं तुम लोगों को अलग से समझाता चलता हूँ, बाकी लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको अलजेब्राइक फॉर्मेट बोल देते हैं, और ये जो फॉर्मेट है इसको पोलर फॉर्मेट बोल देते हैं। इसी पोलर फॉर्मेट का एक और फॉर्मेट हो जाता है जिसके इलर्ट्स फॉर्मेट बोल देते हैं। इलर्ट्स, तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरे पास, मुझे यहां पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे ही रखा है तो वो तो मेरी चॉइस है, मैं उसको ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में भी सोच सकता हूँ, मैं आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में भी सोच सकता हूँ। किसी ने प्रूव कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर्मेट, बेसिकली ये सब आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, अगर किसी ने जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कंसिडर किया तो आर्गन प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूं, आर्गन प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, जैसे रियल प्लेन होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और वो जो वाई एक्सिस होती है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। ये मेरे पास ऑरिजिन, इस आर्गन प्लेन पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी अगर ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर की तरीके से बिहेव करने वाला है, और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, ए ऐसे चलेंगे और बी ऐसे चले जाएंगे, तो ये ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसी को जेड से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अगर मैंने अलजेब्राइक फॉर्मेट में कंसीडर किया तो ये, और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब ए माइनस आई बी, तो ए इधर और माइनस आई बी मतलब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा जिसको जेड कॉन्जुगेट लिख लेता है। तो ये मेरे पास अलजेब्राइक फॉर्मेट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे पोलर फॉर्मेट पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आर क्या हो गया, आर इज मॉडुलस ऑफ, तो चाहे आर लिख लो चाहे मॉड ऑफ जेड लिख लो, बात एक ही है। मॉड जेड का मतलब क्या, मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है, अगर कहीं पर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो अगर मेरे पास जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इसका मॉडुलस हो गया, तो आर क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड। इसका मतलब क्या हुआ सॉरी, जेड का ऑरिजिन से डिस्टेंस, मॉड जेड क्या हो गया, मॉड जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या इट इज दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है, ए कॉमा बी, ये क्या है, जीरो कॉमा जीरो। तो ये मॉड किस बात को रिप्रेजेंट कर लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड जीरो कॉमा जीरो, ये तो मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लिया तो निश्चित बात है ये मेरे पास आर्गन प्लेन, ये रियल एक्सिस, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस, वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था ए कॉमा बी उसका मॉडुलस ऑफ जेड आर हो गया, आर इज मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस मेरे पास ये मॉड ऑफ जेड के बराबर। और थीटा को क्या बोला जाता है, थीटा इज कॉल्ड, थीटा इज कॉल्ड
आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ कि वो जो भी पॉइंट है ए कॉमा बी उसने 0,0 से कनेक्ट करने के बाद जो वेक्टर क्रिएट किया उस वेक्टर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाया, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और ये सारी बातें अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे डिफाइन किया गया है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी बात को और जनरलाइज कर लेते हैं, और किस तरीके से जनरलाइज करते हैं अगले पेज पे मैं बोल देता हूँ, उसके बाद इस सवाल पर लौट के आते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब सारे लोगों को समझ में आता है, वो क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से जोड़ा गया, जो वेक्टर मेरे पास आया उस वेक्टर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बनाया, दिस एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज थीटा। एक बात सारे लोगों को समझ में आती है, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 0 प्लस 0i, मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 0,0, दिस लेंथ इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, अब यहीं पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरीके से सोचना चालू कर दिया, और यहां से मुझे बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, और वो कैसे, देखो ये मेरे पास आर्गन प्लेन, ये मेरे पास रियल एक्सिस, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z2 है, मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर आ गया, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वेक्टर आ गया। और अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टरों को हम लोग वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए तो एक इसके पैरेलल वेक्टर ये, एक इसके पैरेलल वेक्टर ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से बुलाया जाने वाला है Z1 प्लस Z2। अरे ये सब आता है ना सारे लोगों को, हेलो, ये वाला वेक्टर के नाम से बुलाया जाने वाला है Z1 माइनस Z2, जैसे वेक्टर से बोलते हैं सर का पॉइंट माइनस पूंछ का पॉइंट, तो ये मेरे पास Z1 माइनस Z2 हो गया। तो इस पैरेललोग्राम में मेरे पास अब 4 वेक्टर हो गए, एक Z1 वेक्टर, एक Z2 वेक्टर, एक Z1 प्लस Z2 वेक्टर, एक Z1 माइनस Z2 वेक्टर। ठीक है, अब ये मैं नाम लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ये O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो OC एक लेंथ हो गई, ये लेंथ इसको रिप्रेजेंट करने वाली लेंथ ऑफ वेक्टर Z1 प्लस Z2। फिर मेरे पास एक AB वेक्टर हो गया, AB वेक्टर, AB वेक्टर है लेकिन ये लंबाई हो गई, और ये लंबाई किसके बराबर हो गई, Z1 माइनस Z2 वेक्टर के बराबर। तुमको दिख रहा होगा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, Z1 एंड Z2। ठीक है, फिर मेरे पास एक OA हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी एक लेंथ हो गई, और ये मॉडुलस ऑफ Z2 हो गई। एक मेरे पास OB हो गया, और ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 हो गया। फिर मेरे पास एंगल्स होने लगे, अगर एक्स एक्सिस को मैं K से रिप्रेजेंट कर लूं तो एक एंगल मेरे पास ये बना, एंगल KOA, ये मेरे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। फिर से एक एंगल मेरे पास ये वाला बन गया, एंगल क्या हो गया, ये KOB, और ये मेरे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। मतलब जो सवालों में टर्म्स आते हैं वो आर्ग्यूमेंट आता है, मॉडुलस आता है, कॉन्जुगेट आता है, और ये सारी चीजें मुझे आर्गन प्लेन पर अगर समझ में आने लगे और थोड़ी सी मेरी ज्योमेट्री ठीक होगी तो मैं बहुत सारी चीजों को ज्योमेट्रिकली सोच सकता हूँ। इसलिए मैं ये सारी बातें एक बार फिर से सारे लोगों को ब्रश अप कर देता हूँ। फिर से एक एंगल मेरे पास क्या होने वाला है, एंगल KOC, ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 वेक्टर। ये वेक्टर है, और इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। सिमिलरली एक एंगल और मेरे पास बनने वाला है, वो देखो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, तो इस वेक्टर ने कौन से वेक्टर ने, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ये हो गया। तो क्या देख पा रहे हैं सारे लोग, ये जो एंगल मैंने मार्क कर रखा है, ये Z1 माइनस Z2 जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है। इस वेक्टर ने एक्स एक्स साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ, दिस एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। क्या मेरी बात सारे लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। ठीक है, तो ये जो मैंने बात अभी बोली ये मैंने बढ़ाया, और ये एंगल अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा लिख लूं तो अल्फा मेरे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो सारे एंगल्स इस पैरेललोग्राम में मुझे समझ में आते हैं,
और सारे लिंक इस पैरेललोग्राम मुझे समझ में आते हैं। और कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन हो सकता है, कभी मेरे पास कभी अलजेब्राइक कैलकुलेशन हो सकता है। अब हम लोग लॉट के सवाल पर आते हैं। तो यहाँ तक बात सारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। यही सारी बातें आज हम लोग सारे सवालों में ज्योमेट्रिकली भी और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू वो भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं लौट के वापस अपने सवाल पर लौट के आता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड द मॉड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड -1 इस पूरे का मॉड। तो वैसे कुछ टर्म दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसको मुझे प्रूव करना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रूव दैट। तो कैसे प्रूव किया जाने वाला है? कोई मुझे बताने वाला है? सर आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम थीटा मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने वाले हो कि एनालिटिकली सॉल्व करने वाले हो? सर एनालिटिकली इजी है। ठीक है। जो चीज समझ में आ जाती है वही सिंपल होती है, जो समझ में नहीं आता है वो निश्चित बात है डिफिकल्ट ही लगता है। तो जो तुमने अपने आप सोचा वो कंफर्टेबल है तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने उसको इस तरीके से कहना चालू किया कि मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को थीटा लिख लिया। देखो, इससे अलजेब्राइक फॉर्मेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर्गुमेंट के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं अलजेब्राइक फॉर्मेट में जाऊंगा तो आर्गुमेंट निकालने के लिए 10 इनवर्स बी बाई ए लिखना पड़ेगा। निश्चित बात है 10 इनवर्स में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, तो इसे कहा आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा लिख लेते हैं। और जो जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसने कहा कि लिख लेते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तुम इसी कैलकुलेशन में जा रहे हो ना? सर से कैलकुलेट करके 2 sin थीटा बाय 2 पे आ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। इसे का प्रूव करना है तो ये सारी वैल्यूज इसमें लगा देते हैं, और इसे लगाया तो इससे कहा कि मुझे ये प्रूव करना है कि यहाँ पर है मॉड ऑफ थीटा, यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? जेड की जगह लिखा है इसने आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। मॉड ऑफ जेड किसके बराबर है? मॉड ऑफ जेड आर के बराबर है। आर बोलो चाहे मॉड ऑफ जेड बोलो, बात एक ही। इससे कहा कि ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसने कहा एक तरफ लिखा हुआ है मॉड ऑफ थीटा और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा -1। इसने कहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशन कर लेते हैं। इसने कहा ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशन कैसे किया जाए? कॉस थीटा की वैल्यू से लगाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे मोटू, यही किया ना तुमने? यस सर, बिल्कुल। और एक तरफ लिखा हुआ है मॉड ऑफ थीटा, इससे बड़ा होना चाहिए, और एक साथ में -1 भी है। ये -1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया। फिर इससे कहा देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकल रहा है, तो इससे कहा कि 2 साइन थीटा बाई 2 तो कॉमन निकाल लीजिए। अंदर कितना बचेगा? माइनस का साइन थीटा बाई 2 और प्लस का आई कॉस थीटा बाई 2। फिर इससे कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट लिखा हुआ है, और इसका अगर मुझे मॉडुलस निकालना पड़े तो मॉडुलस कैसे निकल के आने वाला है? देखो ये तो रियल नंबर है, इसका मॉड बाहर ही आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 तो बाहर आ गया, और जो बचा वो मॉड ऑफ माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 ऐसा आ गया। ये जो प्रॉपर्टी लगाई गई वो क्या लगाई गई? मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज सेम एज मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। एक तरफ मॉड ऑफ थीटा लिखा, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो मॉड ऑफ थीटा इधर, और इधर आ गया मेरे पास 2 साइन थीटा बाई 2, और साथ में मेरे पास कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो इसकी जगह 1 लगा दिया। तो बेसिकली ये प्रूव करना है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इसके मॉड से छोटा होगा। इसके आगे आपने क्या किया? सर साइन x बाय x की वैल्यू हमेशा, मतलब मॉड साइन x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है इक्वल होती है। मॉड साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 या 1 से हमेशा कम होती है, ये कैसे मालूम चल गया तुमको? लिमिट x टेंड इनटू क्योंकि सर उसकी हाईएस्ट वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब होगी। बिल्कुल साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 की। ठीक बात है। तो इससे कहा कि भाई इसको ऐसे कर लीजिए कि ये जो मॉड थीटा यहाँ लिखा हुआ उधर डिवाइड कर दीजिए, इधर 1 आ जाए। इससे कहा कि ये 2 लिखा हुआ है, ये साइन थीटा बाई 2 लिखा हुआ है,
और एक मॉड के अंदर थीटा भी आ गया, ये 1 लिखा हुआ है। इसने कहा कि इस 2 को भी नीचे डिवाइड कर दिए, तो ऊपर आ गया साइन थीटा बाई 2 और नीचे आ गया थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा आ गया। इसने कहा कि अब नीचे आप एंगल कुछ भी बढ़ाते चले जाओ, साइन थीटा बाई 2 की जो मैक्सिमम, इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाली है वो 1 आने वाली है। मैंने इसे पूछा क्यों, कहने लगा साइन थीटा तो मैक्सिमम 1 ही जा सकता है और डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा ही होता चला जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन थीटा अपॉन थीटा वो 1 होता है। तो इसने इस हिसाब से ये मुझे बोल दिया कि साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाई 2 का मॉड ये हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। निश्चित बात है ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सर डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मत करिए। उसके बजाय मैं और एक छोटा तरीका बता देता हूँ जो कि तुमको समझ में आना चाहिए था, जो तुमको बोलना चाहिए था, तुमने बोला नहीं, मैं अभी समझाता हूँ। कोई और है जो बता सकता है कि इस स्टेटमेंट से जो ये निष्कर्ष निकाला गया है ये थोड़ा सा हेजी है, बहुत अच्छा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा अच्छा कोई बताए? ग्राफिकली। बिल्कुल ग्राफिकली। मयूर की आवाज आई बड़े दिनों बाद, मुझे अच्छा लग रहा है। और मयूर ने कहा कि मुझे प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू थीटा बाई 2 और मॉड 2 अंदर जो लिखा था उसको इधर डिवाइड कर। मयूर ने कहा कि जो थीटा बाई 2 लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए x लिख लीजिए। उसने कहा कि साइन x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसा हो गया। अब मयूर ने कहा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाइए और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए और फिर देख लीजिए कि भाई बात सही लिखी है कि गलत लिखी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। मयूर यही सब करवा रहे हो ना मुझसे? यस सर। बिल्कुल। मॉड साइन x का ग्राफ अगर बनाना चालू करोगे तो इसने कहा कि ये xy प्लेन बना लीजिए। साइन x का ग्राफ सारे लोगों को मालूम है जो कि ऐसा बनने वाला, ठीक है। और साइन x का ग्राफ पीछे भी बनेगा। और सारे लोगों को एक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर साथ में ड्रॉ करो तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसी लाइन होती है? टेंजेंट एट ऑरिजिन। दिस लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन इज अ टेंजेंट लाइन टू y इक्वल टू साइन एक्स एट ऑरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स लाइन ड्रॉ करूं तो वो ऑरिजिन पर साइन एक्स के ग्राफ को टच करती हुई जाने वाली है। दिस इज y इक्वल टू एक्स। अब क्या किया गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पर भी मॉड लगा दिया गया और वाई इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर भी मॉड लगा दिया गया। और जब साइन एक्स के ऊपर मॉड लगाया इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हट गया और वो पॉजिटिव में चला गया। सिमिलरली वाई इक्वल टू एक्स लाइन में एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया गया तो उससे क्या फर्क पड़ा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हट जाएगा और वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो निश्चित बात है मेरे पास मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनने वाला है, वो जो नीचे वाला पार्ट है वो हटने वाला है, इसलिए मैं उसको रब कर देता हूं। ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हटने वाला है, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हटने वाला है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो हटने वाला है और वो उछल उछल के कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। इसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया। कैसे? ऐसे। और कैसे? ऐसे। और इसी तरीके का आगे पीछे बनने वाला। तो ये y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया। सिमिलरली मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन में भी मॉड लग गया तो ये इसका भी नीचे वाला हिस्सा जो है वो हटने वाला है, हटा दिया। और हटा के ये कहाँ जाने वाला है, ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने पर तुमको दिख रहा होगा कि जैसा y एक्सिस के आगे है वैसे ये y एक्सिस के पीछे सिमेट्रिकल होने वाला है। तो निश्चित बात है ये जो मेरे पास लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन जो कि मेरे पास पिंक कलर की है वो टेंजेंशियली इधर चली जाएगी। और अब सारे लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पिंक वाला ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का हो गया और जो येलो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हर हालत में मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ के ऊपर है, मतलब दिस क्वांटिटी इज बिगर एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। तो दिस क्वांटिटी इज डिफरेंटली बिगर एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। इक्वालिटी कब होगी? व्हेन x बिकम्स 0। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अरे क्या बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? सर एक तरीका और बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनने के लिए तैयार ही हूँ, इसलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरीका, हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, एक मिनट देंगे। एक तरीके से खत्म होता दिख रहा है सारे लोगों को, मतलब एक स्टेटमेंट सारे लोगों को समझ में आ गया। और वो स्टेटमेंट क्या समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इस पूरे का मॉड। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, दिस इज प्रूव्ड। और ये बढ़िया सा रिजल्ट होता है। अगर ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया
तो निश्चित बात है इसी को किसी और मेथड से भी कोई प्रूव करवाना चाहता है, तो एक तरीका बिल्कुल साफ सुथरा जिसमें हम लोगों ने बेसिक बातें समझ में आ गई कि क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कैसे प्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन किस तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब यही काम किसी ने कहा कि किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ बताइए सर, साइन का एक्सपेंशन कर दें। साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दें, हाँ तभी ये प्रूव हो जाएगा, पक्की बात, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि ये एनालिटिकल हम लोगों ने समझ लिया, किसी तरीके से ज्योमेट्री इस्तेमाल हो जाए। मेरे पास सर हाँ, राइट साइड वाला पार्ट है वो सर वन के अबाउट यूनिट सर्किल है। वन के ना नहीं है सर क्यों? मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास लिखा होता कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाता, ऑरिजिन के अबाउट जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका सर्किल बन जाएगा, सेंटर जिसका 0,0 होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड लिखा हुआ है -1। तुम ये बोल रहे हो कि तुम सुनो 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 समझ गए ना बात? हाँ सर, डिस्प्लेस सर्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने जेड को मॉडुलस ऑफ जेड से डिवाइड कर दिया। नाउ यू आर कंसीडरिंग दिस एज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन द आर्गन प्लेन, तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। वो यूनिट सर्किल है और यूनिट सर्किल को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है। यूनिट सर्किल नहीं है, जेड अपॉन मॉड जेड बिकम्स अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जेड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तुम जो बात कर रहे हो, अगर कहीं ऐसा लिखा होता जेड -1, तब तुम कहते कि जेड का 1,0 से डिस्टेंस किसी एक नंबर के बराबर है, 1 के बराबर है, तो कुछ बातें हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग ये बात ही नहीं कर पा रहे। हम लोग चाहते हैं कि जेड अपॉन मॉड जेड का रेशियो जो है उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसका भी मॉड निकाला जाए। ये मतलब है जो फंक्शन है सर, उसको अगर हम फंक्शन नहीं, आउटलाइन करें, इक्वेशन है, फंक्शन नहीं है। इक्वेशन होती तो मैं बोलता कि दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्किल, लोकस locus of z will be a circle whose center is 1,0 and radius is 1। इक्वेशन है तो ये इक्वेशन कहाँ लिखी है? ठीक है सर, ओके। हाँ ठीक। तो सर एक बात है, बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैं अगले पेज पे चला जाऊँ, फिर मैं आपकी बात करूँ। मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मॉड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू z अपॉन मॉड ऑफ z -1 का मॉड, ऐसा लिखा हुआ। हाँ सॉरी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो z लिखा हुआ है उसको 1 मिनट के लिए कॉम्प्लेक्स छोड़ के वेक्टर्स की तरह इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल, हम कॉम्प्लेक्स बोले चाहे वेक्टर बोले, बातें की। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो जो z अपॉन z बार लिखा हुआ, मॉड ऑफ z लिखा हुआ है, सर वो एक यूनिट वेक्टर है। पक्की बात है, ठीक है। और मैं इसको ये तो मान सकता हूँ ना कि मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ओरिजिन से निकलता हुआ एक यूनिट वेक्टर है। हाँ। जो कि ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो जब वो क्या कहते हैं थीटा मतलब बेसिकली 0 डिग्री होगा, तो सीन ये हो जाएगा कि मेरा जो -1 वहां पे आ गया है, -1 मेरा ओरिजिनली कॉस वाले टर्म को खा जाएगा, जो उसका कहते हैं ये टर्म है। ये तुम फिर देखो, फिर जो तुम बात कर रहे हो ना, उसमें तुम एनालिटिकल पार्ट भी इन्वॉल्व करके चल रहे हो, तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये तुम अभी r cos थीटा प्लस i sin थीटा से बाहर नहीं निकले। हाँ सर, मतलब मैं अगर ज्योमेट्री के बारे में बात करूं तो प्योर ज्योमेट्री, मतलब प्योर ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री जो 10 तक पढ़ी है वही ज्योमेट्री बस। चलिए मैं हिंट देता हूं, 10 तक की ज्योमेट्री की बात चल रही है। ये जो लिखा हुआ है वो एक एंगल लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो एक लेंथ लिखी हुई है। लेंथ का एंगल का कंपैरिजन पूरी मैथ्स में 10 तक किस जगह होता है? r theta, यस, दिस इज व्हाट आर्क लेंथ। यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं इस्तेमाल करवाना चाहता हूँ। मतलब अब मेरे ख्याल से फिर से मैंने हिंट इसीलिए दी कि अब फिर से सारे लोग सोच सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। मतलब मैं अगर थोड़ी सी मदद करके आगे खेल बढ़ाऊं, तो मैंने कहा कि मेरे पास ये आर्गन प्लेन है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और जैसा सौर्य ने कहा ये कहीं पर भी हो ऑरिजिन से,
कितने डिस्टेंस पे हो, लेकिन अगर इसको मैं इसके लंबाई से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन, दिस लेंथ विल बी जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। अरे क्या हो गया सर, हो गया ये बात समझ में आ गई? हाँ बताइए सर। वो जो बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ है, हाँ। मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, 1 से, हाँ मतलब 1 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ अगर मैं जेड लिख दूं तो मेरा वो बेसिकली आर्क लेंथ बन जाएगी एक यूनिट सर्कल की, एक यूनिट मतलब क्या कहते हैं रेडियस वाले सर्कल की। बिल्कुल बन जाएगी। तो मैं इसको और आगे और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है वो जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड है, और इस पूरे वेक्टर की जो लंबाई है वो यूनिट हो चुकी है। मतलब अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को कि जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का भी मॉड अगर निकालोगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। इसमें मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मॉडुलस ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऊपर भी मॉड आ जाएगा मॉड जेड, नीचे भी मॉड जेड आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो यूनिट हो चुकी है। इस बात में मुझे कोई समस्या नहीं और किसी को भी कोई समस्या नहीं। हाँ अब आगे बताइए। मेरे ख्याल से कुछ अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है सारे लोगों को, तो मैं और आगे मदद कर देता हूँ। तो ये वाला वेक्टर मुझे मालूम चल गया क्या हो गया, जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड, जिसकी लेंथ कितनी हो गई 1। अच्छा ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये मैंने जो थोड़ी देर पहले तुम लोगों को समझाया था, ये वही लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ है, मैंने कहा कि जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 0i का मॉड। सर एक सजेशन मैं दूं? नहीं अभी मत दो, ठीक है सर। अगर मैंने इधर जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी लिखी थी उसको ऐसे लिख लिया तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ये जो लिखा हुआ है ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लिया। ये जो लिखा हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको बी मान लिया। ए माइनस बी का मॉड हो गया। ए माइनस बी का मॉड मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट को जोड़ने पर जो वेक्टर आने वाला है उस वेक्टर की लेंथ। अरे क्या ये बात समझ में आती है सारे लोगों को? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था z1 माइनस z2 का मॉड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, दो पॉइंट है और उनके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। अरे क्या इस बात से सारे लोग सहमत? यस सर। ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास a है तो ये a हो गया, और b मेरे पास क्या है 1 प्लस 0i मतलब 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ये b हो गया। सर समझ गए सर, पूरा समझ गए, हो गया। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है। अब a माइनस बी का मॉड मतलब ये वाली लेंथ हो गई। अरे ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो थीटा है, और सारे लोगों को मालूम है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होने वाला है। एक बात और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, वो क्या सारे लोगों को मालूम है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अरे क्या ये मालूम है सारे लोगों को? yes, और अगर मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z तो दिस विल बी सेम एज, एक मिनट, मॉड ऑफ z, दिस विल बी सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट 0 होने वाला है। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, जो एंगल बनने वाला है, वही आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z भी बनने वाला है। मतलब मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, थीटा, यही आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ, और मॉड भी लगा दिया, नीचे भी चले जाओ चाहे ऊपर भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने अक्यूट एंगल ही कंसीडर कर लिया पॉजिटिव साइड में। और अगर मैं ऑरिजिन से यूनिट लेंथ का सर्कल ड्रॉ करूं, अब ये भी लंबाई 1 है, ये भी लंबाई 1 है, तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो इन दोनों पॉइंट से आर्क ऐसी तो बनेगा, आर्क लेंथ तो यार थीटा। ये मेरे पास आर थीटा के कारण क्या हो गया, मॉड ऑफ थीटा।
और ये मेरे पास क्या हो गया, वो राइट हैंड साइड हो गया। निश्चित बात है ये वाली लंबाई इससे बड़ी होगी। अरे भाई किसी भी सर्किल में कॉर्ड उस आर की लंबाई से छोटा होने वाला है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर, ब्यूटीफुल सवाल था। हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत। बहुत एक्चुअली आप अगर मैथमेटिकली कर रहे हो और आपने कर लिया तो आपको बहुत संतोष होगा और उसमें मुझे कोई खराबी नहीं दिखती है। लेकिन अगर कभी कहीं पर एंगल का और लेंथ का कंपैरिजन हो रहा है तो पूरे मैथ्स में सिर्फ एक जगह एक ही बात इस्तेमाल होती है ज्योमेट्री में, और वो हम लोगों ने खूबसूरती से इस्तेमाल कर ली। और एक लाइन का सवाल है, सिर्फ एक लाइन का, मतलब ये जो नीचे मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। मुझे समझाने के लिए क्या करना चाहिए था, मैंने कहा कि भैया ये जो लिखा हुआ है पॉइंट है मेरे पास, जेड मॉडुलस से डिवाइड किया तो ये जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड हो गया, इसकी लंबाई यूनिट हो गई, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया 1,0, और ये वाला जो वेक्टर हो गया वो जेड माइनस जेड अपॉन मॉड जेड -1 का वेक्टर हो गया। इसकी लेंथ राइट हैंड साइड हो गई, और ये जो आर्क हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ राइट हैंड साइड की लेंथ से बड़ी, बस इतना प्रूव हो गया। सर हाँ, सर वैसे एक तरीके से हमने जो लिख के मतलब अलजेब्राइकली लिख के करा वही आपने विजुअली प्रूव करा है। एग्जैक्टली मतलब भाई मतलब तो ये छोटा है लेकिन सर अलजेब्राइकली करने पता नहीं सर थोड़ा ज्यादा इजी लगती है। एक बात बताए, वो जो अपने अपने हाथ से जो आंसर निकाला गया होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तुम जब आंख बंद करके लेटोगे तो तुमको ये वाला तरीका बहुत अप्रिशिएट तुम करोगे। इस बात को अभी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने अपने तरीके से सॉल्व किया है, और अपने तरीके से सॉल्व करने वाली बात में अलग ही मजा आता है। तो यू आर जस्ट एंजॉयिंग द वे यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। तो मुझे कोई इस बात से शिकायत नहीं है, और तुमको ये भी बहुत बढ़िया लगेगा वंस यू विल रियलाइज कि इसमें तो कुछ किया ही नहीं। बहुत वैसे क्योंकि सर इसमें बस एक डायग्राम से समझ में आ जाता है। एग्जैक्टली चलिए ठीक है। तो मैं सर बहुत ही बड़ा मेथड था। हाँ जी, बहुत बड़ा मेथड था ये। हाँ, ये मतलब वही है, उससे एक्चुअली उस तरीके से सॉल्व कर लिया था ना, उसमें कोई a प्लस आई बी लगा के भी सॉल्व कर देगा, तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है, अप्रोचेस की बात है कि आप किस तरीके से चीज को सोच के कर रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने जो कैलकुलेट किया उसमें कोई गड़बड़ी करी, किसी ने उसमें और एक्सटेंशन करके थोड़ी सी ग्राफिकल बात इन्वॉल्व कर दी, तो वो भी एक सेंसिबल चीज है, क्योंकि चीजें हैं कौन सी कहाँ से कब इस्तेमाल होने वाली है। इनफैक्ट आज ही उमर ने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसमें मैंने मीन वैल्यू थ्योरम और कौन सी टी थ्योरम और ऐसे ऐसे लगा के उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने उस सवाल को निकाला था। लेकिन वही है कि आपका माइंड कितनी तरीके से वाइब्रेंट है, कैसे कैसे चीजों को अप्लाई कर लेता है, यही हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। और बाकी तो एक सेट तरीका मैं कह देता नहीं उसी तरीके से ही बस सॉल्व होता है, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा सेंसिबल नहीं होता। तो डिफरेंट अप्रोचेस, तभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सवालों को। चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। एक और सवाल मैं लिखता हूँ। फिर से सवाल कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, जिसकी जैसी इच्छा वैसे सॉल्व करे, तो वी विल डिस्कस ओनली। तो अनदर क्वेश्चन, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod of z is equal to what? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 दे रखा। फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है। और क्या प्रयास किया जा सकता है? यस सर। सरल सा सवाल है, सारे लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो उससे निकल के आ जाएगा। तो एक मैं थोड़ी सी फिर से मदद करना चालू करता हूँ। मेरे पास z बार 1 हो गया। फिर से बोलिए। z बार 1 हो गया। z बार की वैल्यू वापस आ गई। z बार की वैल्यू 1/z आ गई, तो उससे क्या हुआ? सॉल्व तो नहीं याद रखो, तो z क्यूब प्लस 1 अपॉन z आ गया। हाँ,
उससे क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z क्यूब प्लस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। आर्गुमेंट ऑफ z क्यूब प्लस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। उससे क्या सॉल्व करूंगा अभी अभी आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 को चेंज कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z माइनस 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे भी सॉल्व नहीं होगा। देखिए जो कह रहे हैं वो मैं करता चल रहा हूँ, दिमाग कर रहा था। मतलब जो प्रयास किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई जो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया जाए। ये क्या लिखा हुआ है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 1। इन्होंने कहा कि z कॉन्जुगेट की जगह 1/z लगा दीजिए, मैंने कहा लगा दीजिए, तो z स्क्वायर प्लस 1/z हो गया। इन्होंने कहा कि एलसीएम ले लीजिए, तो मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए, z क्यूब प्लस 1/z आ गया। इन्होंने कहा ऊपर वाले नंबर के फैक्टर हो गए, मैंने कहा फैक्टर हो गए z प्लस 1, साथ में z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, नीचे आ गया z। इन्होंने कहा कि इसी का तो आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करना है, इन्होंने कहा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z लॉग वाले फॉर्मूले लगा दिए बेसिकली, ऐसा लिख लिया। लेकिन ये सब तो अटक गया, हम तो निकाल ही नहीं पाए। तो ये सब प्रयास है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। तो क्या किया जाए, कोई आइडिया? ये तो सरल सा सवाल है। ऑयलर्स फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं ऐसे ही कर डालिए, बिल्कुल मतलब सीधे सीधे जैसा कह रहे हैं वैसा करते चले जाइए। देखो हम मैं मदद कर देता हूँ। मॉड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि जेड इज यूनी मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। और यूनी मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अच्छा क्या, अब z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं z की वैल्यू लगा दूं यार इस सीधे टर्म में, और इसको सिंप्लीफाई कर लूं, और इससे मेरे पास एंगल तो आइडेंटिफाई हो जाएगा पूरी क्वांटिटी का। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यही कर डालते हैं, तो z की वैल्यू लगा दी, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट में, वो कितना आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में मेरे पास कितना आ गया, z कॉन्जुगेट, वो कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो डिमावर्ट थ्योरम लगा दी, तो मेरे पास कितना आ गया, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस। ये जितना मुझे याद है आपने टेस्ट में भी दिया था शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। मुझे ध्यान नहीं है यार, दिया होगा तब भी क्या, कम से कम सॉल्व हो जाना चाहिए। ये cos 2 थीटा और ये cos थीटा, ये साथ में ले लिया, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा आ गया, प्लस आई कॉमन निकल आया, sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। ये जो भी लिखा हुआ है इसमें cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos 3 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ गया, प्लस आई तो ऐसे ही रहने दिया, और इसमें भी cos sin c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos 3 थीटा बाई 2, और साथ में मेरे पास कितना आ गया, साथ में मेरे पास कितना आया, sin थीटा बाई 2। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से 2 cos 3 थीटा बाई 2 कॉमन निकल आएगा, तो हम लोगों ने और संभाल के लिख लिया कि z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट दिस विल बी सेम एज मेरे पास 2 cos 3 थीटा, और साथ में मेरे पास कितना लिखा हुआ है, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। ऐसा क्या, कुछ कंडीशंस भी दी होना चाहिए ताकि मेरे पास ये वाला नंबर पॉजिटिव नंबर में ही कन्वर्ट हो जाता, तभी तो मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट बता देता। और आर्ग्यूमेंट मेरे पास कितना होने वाला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट विल बी सेम एज थीटा बाई 2। फिर क्या ऐसा आता दिख रहा है? तो जब कुछ ना समझ में आए तो बस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल या अलजेब्राइक यही कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने बढ़ा के आंसर तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मैं कोई ज्योमेट्री लगा के आंसर निकाल सकता हूं। तो खेल ज्योमेट्री का मैं समझाना चाहता हूं, और इसलिए मैं बार बार ज्योमेट्री को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस और ऑल्टरनेट मेथड जो कि हम लोग समझना चाहते हैं, यूज ऑफ ज्योमेट्री।
चाहते क्या है, जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होने वाला है ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ये जो भी बात समझने के लिए फिर से लौट के पहले वाले पेज पे, सारा खेल पहले वाले पेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो पहले वाले पेज पे मैंने तुम लोगों को बताया, और क्या बताया कि Z1 प्लस Z2 का मॉड क्या होता है, Z1 प्लस Z2 का मॉड का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। देखो ये लिखा हुआ, दिस इज दिस एंगल। क्या देख पा रहे हो सारे लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइडिया सुनने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। हाँ बताइए। एक मिनट, आइगन क्यों बना दीजिए? बिल्कुल सर रोम्बस बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बनाते चल रहे हैं। ये मेरे पास रियल एक्सेस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सेस है। बिल्कुल जो z होगा वो थीटा एंगल पे होगा, जो z स्क्वायर होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा, जो 2 थीटा पे हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है। इसने जो पहली बात बोली, लगा कि ये जो जेड है वो मेरे पास क्या है, यूनिमॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ई की पावर आई थीटा है। तो जेड स्क्वायर क्या हो गया, ई की पावर 2 आई थीटा। इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। 2 थीटा। और वैसे भी सारे लोगों को मालूम है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज सेम एज 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट 2 थीटा हो गया। तो जो ये बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किस तरीके से, देखो इसने कहा कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जेड है और मॉडुलस ऑफ जेड 1 है, ये वाली लेंथ 1 है, इसका एंगल थीटा है। इसने कहा जेड स्क्वायर जो होगा उसकी भी लंबाई 1 रहने वाली है, उसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। स्क्वायर करोगे तो लंबाई कहां से बदल जाएगी, क्योंकि भाई इसका अगर मॉडुलस 1 है, यहाँ 1 है, तो स्क्वायर करने पर भी ये वाला नंबर 1 रहने वाला है। तो निश्चित बात है मेरे पास जेड स्क्वायर जब लिखा हुआ है तो उसका भी मॉडुलस 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड स्क्वायर ऑरिजिन से इतने ही डिस्टेंस पर रहने वाला है, इतनी लंबाई का रहने वाला है, लेकिन एंगल कितना होने वाला है, 2 थीटा एंगल होने वाला है। तो मैंने एंगल को घुमा दिया, एंगल को घुमाया तो एंगल मेरे पास 2 थीटा। तो ये मेरे पास जेड स्क्वायर हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा ही है, तभी तो टोटल एंगल 2 थीटा हो गया। हाँ अब आगे बोलो। जो इमेजिनरी बार होगा वो पाई माइनस थीटा एंगल पे होगा। बकवास कर दी तुमने अभी मयूर। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? सॉरी नीचे रियल एक्सिस के अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेड अगर मेरे पास a प्लस आई बी है तो जेड कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होने वाला है, a माइनस आई बी। मतलब अगर जेड a कॉमा बी है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, a कॉमा माइनस बी। a कॉमा माइनस बी क्या होने वाला है, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये जेड कॉन्जुगेट आ गया। और जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होने वाला है, सारे लोगों को मालूम है कि जितना वो ऊपर की तरफ है उतना ही अब नीचे की तरफ हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो गया। हाँ अब आगे बताइए। तो अब जो हमारा तो वो दोनों सेम 1 1 के हैं, तो उनका जो प्लस करेंगे फिर आर्गुमेंट निकालेंगे, तो जो z स्क्वायर और z का रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा z स्क्वायर और z के। बढ़िया, बिल्कुल सारी बातें बहुत ही खूबसूरत। इसने कहा कि अब देखिए ये एक मेरे पास वेक्टर आ गया जो जेड स्क्वायर आ गया, एक वेक्टर मेरे पास आ गया वो जेड कॉन्जुगेट वेक्टर आ गया, ठीक है। पूरे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 3 थीटा है। इसने कहा कि अगर मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं तो वेक्टर एडिशन से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इस वेक्टर के पैरेलल यहां पर एक वेक्टर आएगा और इसके पैरेलल एक वेक्टर ये आएगा। तो ये मेरे पास एक फिगर बनी जो कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया, ये मेरे पास रोम्बस हो गया। रोम्बस क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास ये वाली लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ भी 1 है, और अगर किसी पैरेललोग्राम की अगल बगल वाली दो साइड बराबर लेंथ की हो गई तो निश्चित बात है ये मेरे पास एक रोम्बस होने वाला है। दिस हैज टू बी अ रोम्बस। और अगर ये मेरे पास रोम्बस है तो निश्चित बात है इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है, जो कि ये वाला वेक्टर होने वाला है, इसको मैं किसी और कलर से अगर रंग दूं तो डार्क ग्रीन कर दूं, तो ये वाला जो मेरे पास वेक्टर होने वाला है, ये वेक्टर मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट को। और अगर ये जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट वेक्टर है तो निश्चित बात है ये वेक्टर रोम्बस का एंगल बाइसेक्टर होगा। रोम्बस की खासियत क्या होती है, रोम्बस की बहुत सारी खासियतें होती है, उसमें से एक खासियत ये भी होती है कि अगर रोम्बस है ये तो उसका डायगोनल
इस एंगल और इस एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। अरे क्या मेरी बात सुन रही सारे लोगों ने? हेलो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रोम्बस हम लोगों ने कंफर्म कर लिया तो ये जो डार्क ग्रीन वाला वेक्टर है जो कि जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट है, ये 3 थीटा वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। 3 थीटा वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो मेरे पास रिमेनिंग एंगल ये वाला एंगल कितना हो गया? यही तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंगल ही तो हमको आइडेंटिफाई करना था। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? तो डेफिनेटली मेरे पास ये जो एंगल है, ये पतला वाला एंगल, दिस विल बी 3/2। मतलब हम लोगों ने एक तरीका तो ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, मुझे आना चाहिए ये सारा कैलकुलेशन, लेकिन चूंकि वेक्टर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही थी तो हम लोगों ने कहा भाई थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर थोड़ा सा बदलना है तो किस तरीके से बदलना है भाई? इसको हम लोगों ने चूंकि यूनिमॉडुलस वेक्टर से और उन दो यूनिट लेंथ के वेक्टर्स का आपस में एडिशन हो रहा था और रिजल्टेंट वेक्टर का आर्ग्यूमेंट निकाला जा रहा था, तो हम लोगों ने भाई पैरेललोग्राम बना लिया जो बेसिक बातें मुझे मालूम थी उसके हिसाब से। तो इतना जो मैंने समझाया उसको अगर मैं समाप्त करने की कोशिश करूं तो वो इस तरीके से समाप्त हो जाएगी कि भाई एक जेड स्क्वायर है, एक जेड कॉन्जुगेट है। मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, जेड कॉन्जुगेट ये आ गया, जेड स्क्वायर यहाँ चला गया। इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई भी 1 है। ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा हो गया, और ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो ये 3 थीटा हो गया। मैंने डायगोनल वाला वेक्टर बनाया, डायगोनल वाला वेक्टर मेरे पास कितना हो गया? जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल 3 थीटा बाई 2 हो गया, ये थीटा गया, तो बचा वाला एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। यही मेरे पास इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट है। क्या बात खत्म होती दिख रही है सारे लोग? यस सर। चलिए तो ठीक है, एक बात फिर से हम लोगों ने उसी बात को अलग तरीके से कह के उसका सॉल्व कर लिया। तो बेसिक मेरा मोटिव था कि अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व कर ले, और कहीं अगर ज्योमेट्री लग सकती है तो ज्योमेट्री भी लगा लेंगे। ऐसे ही एक और सवाल जो कभी मैंने हो सकता है क्लास में कराया हो, ये तो मुझे ध्यान नहीं मैंने कभी क्लास में कराया, लेकिन ज्योमेट्रिकल